हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की यह क्लास है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सब जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन फिर भी उसे सिद्ध करवाया है। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर मैं आपके हाथ में 10 का नोट देकर कह दूं कि सिद्ध करो कि ये 10 का नोट है, तो 10 का नोट ही आपके हाथ में है और आपसे सिद्ध करवाया जा रहा है कि सिद्ध करो ये 10 का नोट है। तो ऐसे में आप क्या काम करोगे, पहले ये कहोगे कि चलो मान लेते हैं कि ये 10 का नोट नहीं है। फिर आप कहोगे कि देखो ये 10 का नोट नहीं है, लेकिन इस पर 17 भाषाएं लिखी गई हैं और इस पर गवर्नर के सिग्नेचर भी हैं। इस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और RBI के गवर्नर के सिग्नेचर हैं। इस पर गांधी जी का फ़ोटो भी बना हुआ है। अतः इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि यह 10 का नोट है, और हम जो मानकर चल रहे थे कि ये 10 का नोट नहीं है वो गलत है। तो ठीक इसी तरह का कुछ हमें इस क्वेश्चन के लिए करना है। हमें ये अपरिमेय संख्या है, इसको अपरिमेय ही दिखाना है। तो हमें पहले ये मान लेना है कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं है तो ये क्या होगी, ये परिमेय होगी। और फिर परिमेय के लिए आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं परिमेय संख्या होने के लिए, वो इसमें सेटिस्फाई करानी है, जो कि होगी नहीं। जब हार जाएंगे बाद में, हम इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो कह देंगे कि हम जो मान रहे हैं वो गलत है, अतः यह अपरिमेय ही है, ये सत्य है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो टर्म्स हैं उनको, जो बेसिक नॉलेज है इसके लिए, वो होनी चाहिए। और उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक हेडिंग लिखवाता हूँ, अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, या तो 1 से डिवाइड होती हैं या स्वयं से डिवाइड होती हैं, किसी अन्य भाज्य या अभाज्य संख्या से डिवाइड नहीं होती, वही कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। एक बार फिर सुन लीजिए, जो संख्याएं 1 से कटेंगी या फिर खुद से कटेंगी वही होंगी अभाज्य संख्याएं। इनका कोई अन्य एक के और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे जैसे हम बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर ऐसे ही ऐसी संख्याएं जो किसी के टेबल में नहीं आती, अर्थात किसी के पहाड़े में नहीं आती, एक के और स्वयं को छोड़कर। ठीक है, तो ये तो है अभाज्य संख्या। दूसरा आपके लिए इसको पढ़ना होगा कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ P जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होता। बस आपने इतनी सी ही शर्त अभी तक पढ़ी होगी कि P इसमें 0 से स्टार्ट हो सकता है और 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक इसमें छोटी सी और डेफिनेशन होती है जो मैं आज आपको बताता हूँ। वो ये होती है कि P व Q परिमेय संख्या होने के लिए, P/Q के रूप की होने के लिए, इसमें P और Q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं। अब आप समझिए कि ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है। सह अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या के लिए हम अभी कह रहे थे कि वे संख्याएं जो 1 से विभाजित होंगी और स्वयं से विभाजित होंगी वही होंगी अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य में यहाँ तो अभाज्य तो क्या होगा कि अकेली लड़ सकती है मैदान में आकर। हमने 2 लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन सह अभाज्य के लिए कम से कम 2 संख्याओं का साथ होना जरूरी है, और उनमें भी किस तरह की कंडीशन हो सह अभाज्य संख्याओं में कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1, यानी 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 2 और 3 में, 2 और 3 में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। 5 और 7
2 और 7, 3 और 5, ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली एंड ओनली 1 होता है, 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं होता। ये कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर? चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अभी तक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में 4 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन इस साल ये क्वेश्चन 2 अंक का पूछा गया है। 2022 में ये 2 अंक का पूछा गया है। अंडर रूट में 5 की जगह 2 आया हुआ था, अंडर रूट में 5 की जगह 2 आया हुआ था। उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आए, बस सेम प्रोसीजर होता है जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। जब हम इसका प्रूफ लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो ये P बटे Q के रूप की होगी। इसका मतलब अंडर रूट 5 जो है वो P बटे Q के रूप की होनी चाहिए, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q को सह अभाज्य हमने कह दिया। अब दोनों ओर का वर्ग कर दो। दोनों ओर का वर्ग करने पर अंडर रूट का वर्ग, अंडर रूट 5 का वर्ग और P बटे Q का वर्ग, इस वर्ग से ये रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। या हम इनको इंटरचेंज करवा दें, 5 को Q स्क्वायर की जगह और Q स्क्वायर को 5 की जगह रख दें, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5। इसको आप समीकरण 1 मान लो, आगे काम आएगा ये हमारे। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझिए ज़रा। हमारे पास है 25, ठीक है, ये 25 5 से कटता है और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 5 से कट रहा है, तो क्या 5 5 से नहीं कटेगा? 5 भी तो कटेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि P स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम P इक्वल्स टू 5C लिख सकते हैं। अब ये C क्या है? C यहाँ एक पूर्णांक है, जहाँ C एक पूर्णांक है। अब ये C आया क्यों है, कैसे लिया हमने ये, उसको समझने के लिए मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। सपोज दैट आपके पास 10 था और 10 5 से विभाज्य था। ठीक है, हमने क्या किया, इस 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया और बटे 5। 5 से 5 कटा, हमारे पास अभी क्या शेष है? 2 शेष है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो शेष है, वो चाहे 1 ही क्यों न शेष रहा हो, तो उस शेष के लिए हम ये C जोड़ रहे हैं यहाँ पर, P इक्वल्स टू 5C, और इसको हम कह रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 2 से P का मान
समीकरण 1 में रखने पर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह रखेंगे 5c का स्क्वायर और अपॉन 5, या क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आप देख सकते हैं 25 बनेगा, यहाँ 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से काट दो 5 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अब क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख दें c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब आप ये जो दोनों रिजल्ट हमारे पास आए हैं, ये और ये वाला, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। देखो P 5 से विभाज्य था, Q भी 5 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। लिखते हैं पहले इतनी ही बात। अब चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसका मतलब 5 इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई 5 इसको भी काट सकता है, 5 इसको भी काट सकता है, इसका मतलब 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन ये क्या होता दिख रहा है, हम मानकर चले थे कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सहभाज्य संख्याएं होती तो इनका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए था, और 5 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, तो इसका मतलब P व Q सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और अगर ये सहभाज्य नहीं है तो क्या ये P बटे Q परिमेय हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट P बटे Q परिमेय संख्या नहीं है। और P बटे Q इक्वल में किसके माना था हमने? √5 के। जब P बटे Q परिमेय नहीं है तो इसके इक्वल में रखा हुआ √5 कैसे परिमेय हो जाएगा? वो भी परिमेय नहीं होगा। हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट √5 भी परिमेय नहीं होगा। अतः हमारी जो अवधारणा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अच्छा ये ना यहाँ ऐसे लिखो छोटी की मात्रा लगा के, ठीक है, ये परिमेय नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये परिमेय है, ये हमारी अवधारणा गलत है। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट हमारी अवधारणा कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, गलत है। अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, 101% जरूर पूछा जाएगा। अंक 2 में भी पूछा जा सकता है, अंक 4 में भी पूछा जा सकता है। 4 वाला पैटर्न तो अब नहीं रहा, 3 अंक में पूछा जा सकता है, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन है वो अब की बार ऑप्शनल आएंगे। आपके पास 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से एक विकल्प छांटना है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये वाला क्वेश्चन या तो 2 अंक का या 3 अंक का आपको देखने को ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में, 101%। उम्मीद करता हूँ कि
क्वेश्चन जिस तरीके से आपको समझाया है अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब से इस पर क्लास 10th का जो मैथ है वो भी स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छी तैयारी के लिए, बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।